भाई कुछ कहना चाहते हैं शायद। उन्होंने कहा अगर बाहर से थोड़ा सा कील ठोकने की आवाज़ आए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कोई बात नहीं, मैं इनके दिमाग में ऑलरेडी इतनी कीलें ठोक रहा हूँ। अब हम एक स्पेसिफिक एरिया पे आ गए हैं। हमारा इस वक्त का टारगेट है मॉडिफिकेशन। 3 अगर प्रेस कर दें, जज़ाकल्लाह। हमारा टारगेट है मॉडिफिकेशन। अभी तक अजम्पशन ये थी कि रिपोर्ट साफ़ है, अभी तक अजम्पशन ये थी कि हमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ओके है। साफ़ रिपोर्ट देने से पहले 2 कंसिडरेशन थी, मटेरियल में स्टेटमेंट कोई नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म का स्कोप लिमिटेशन ना हो, कोई इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ना हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ओवरऑल मैप देखने की कोशिश करते हैं। खैर ये मैप आपको छेड़ने के लिए सामने रखा हुआ है, मैं ज़रा इसका साफ़ सुथरा वर्जन निकाल लेता हूँ, आप परेशान ना हो जाए। ऐसे अब तो नज़र ही नहीं आ रहा। देखा, तो जो लोगों को ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना होता है, बेहतरी चाहिए होती है, तो वो इतनी अहम ऑप्शन छोड़ देते हैं। इतनी प्यारी लिखाई छोड़ के आपने क्या सिलेक्ट किया, खाली डब्बे। ठीक है जी। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड का मतलब जिसमें तब्दीली आ जाए, और एक को हम कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। हमने क्या खास पैटर्न है, उस खास पैटर्न से बनी हुई रिपोर्ट। याद है ISA 700 ने में 14 कंटेंट बताए, तरतीब बताई, कंटेंट बताए। अगर आप वही रिपोर्ट वही कंटेंट उसी तरतीब के साथ दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को डील करने वाले स्टैंडर्ड का नाम है ISA 700। ये अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को डील करता है। तो जो अनमॉडिफाइड नहीं होगी वो क्या होगी, वो मॉडिफाइड होगी। यानी जो ख़राब हो गई, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ गई, जिसमें कुछ तब्दीली आ गई, जिसमें कोई बेसिक पैटर्न से हट गए। अब फ़र्ज़ करें बेसिक पैटर्न में आप ओपिनियन के अंदर कोई चेंज कर दें या कोई नई चीज़ ऐड कर दें और रिपोर्ट में कुछ और एक्सप्लेन करना शुरू कर दें जो 14 कॉन्टेंट्स ने नहीं बताया था, तो इनमें से किसी भी हरकत को मॉडिफिकेशन कहेंगे। रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे तो एक अलग स्टैंडर्ड डील करता है, और अगर रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, तो वो एक अलग स्टैंडर्ड डील करता है। मॉडिफाइड ओपिनियन तब जब आप ओपिनियन के अंदर कोई चेंज करें। अदर मॉडिफिकेशन जब आप कुछ ऐड कर दें, जब आप उसमें कुछ एम्फसाइज कर दें। ISA 705 डील करता है मॉडिफाइड ओपिनियन को और ISA 706 डील करता है अदर मॉडिफिकेशन को। तो पहले हम इस तरफ के पोर्शन को कवर करेंगे, फिर हम उस तरफ आएंगे। ये मैप समझना ज़रूरी है और ये वन गो में समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके वो वाले सवाल भी ज़रा ईजीली हो जाएंगे। तो हम साफ़ रिपोर्ट कब देते हैं, जब मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, जब स्कोप लिमिटेशन ना हो। अच्छा, मिस स्टेटमेंट छोटी मोटी हो लेकिन इमटेरियल हो तो भी साफ़ रिपोर्ट। तो फिर ख़राब रिपोर्ट तब देनी पड़ेगी जब या तो मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाए या स्कोप लिमिटेशन हो जाए। तो अब मॉडिफाइड ओपिनियन के पीछे एक रीज़न हो सकती है मटेरियल में स्टेटमेंट। मटेरियल में स्टेटमेंट की एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, बस उसको हमने सिर्फ गुजारा मुजारा एक दफ़ा पढ़ लेना है, लेकिन को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। मटेरियल में स्टेटमेंट कैसे कहते हैं, 3 में से किसी एक मसले को अगर सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट ना हुई, सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेशन में कोई मसला हुआ, या डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी अप्रोप्रिएटनेस में कोई मसला हुआ। फाइनेंशियल में 2 ही तो चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ और डिस्क्लोजर। गलत पॉलिसी सिलेक्ट कर दी तो मटेरियल में स्टेटमेंट, सही पॉलिसी गलत अप्लाई कर दी तो मटेरियल में स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर गलत दे दिया, डिस्क्लोजर मिस कर दिया, डिस्क्लोजर का मतलब नहीं समझ आया तो भी मटेरियल में स्टेटमेंट। सिलेक्टेड पॉलिसी सही नहीं थी, फ्रेमवर्क से ही कंसिस्टेंट नहीं थी, फेयर प्रेजेंटेशन ही नहीं अचीव हो रही, आपने पॉलिसी गलत सेलेक्ट कर ली है। तो अगर पॉलिसी की सिलेक्शन में मसला हो या पॉलिसी की एप्लीकेशन कंसिस्टेंट ना हो, या आपको चलाना ना आया हो, कैलकुलेट ना करना आया हो, या आपने डिस्क्लोजर में इंक्लूड नहीं किए डिस्क्लोजर, या फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं डाले, या फेयर प्रेजेंटेशन नहीं अचीव हो रही थी, तो डिस्क्लोजर में मसला या पॉलिसी में मसले को हम क्या कहेंगे, मटेरियल में स्टेटमेंट। तो मटेरियल में स्टेटमेंट का मतलब है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मसलो मसाइल आ जाए। देन स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमने कहा 2 ही मसले होंगे, या तो मटेरियल में स्टेटमेंट होगी
मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन ना जहन में आए ना, फाइनेंशियल्स में गड़बड़ को मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं, कुछ झूठ लिखा हो उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो ना होने को मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो पीछे जितनी भी बातें थी वो स्टैंडर्ड फॉलो ना होने के हवाले से थी। तो फिर स्कोप लिमिटेशन क्या है? क्या स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हुआ? पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, मुझे एविडेंस नहीं मिला, मैं बावजूद कोशिश की एविडेंस हासिल नहीं कर पा रहा कि मैं ऑडिट करके मैं ओपिनियन दे सकूं, तो इसको हम कहते हैं इनएबिलिटी टू ऑब्टेन। इसकी वजह से भी आपको रिपोर्ट खराब करनी पड़ सकती है। ये किस वजह से होता है? कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो एंटिटी के कंट्रोल से भी बाहर है। आग, तूफान, सैलाब, गवर्नमेंट फायरवॉल इंस्टॉल कर रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ऑडिटर एंटिटी के सिस्टम को चेक करना चाह रहा है, वो एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक क्लाउड सर्वर पर पड़ा हुआ है अमेरिका में, और आप यहाँ से बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हैं कि पता लगा कि जी इस वक्त पीछे से गवर्नमेंट फायरवॉल इंस्टॉल करना चाह रही है पाकिस्तान के सारे निज़ाम पे, तो जिसकी वजह से वो वेबसाइट जो अमेरिकन सर्वर पे पड़ी हुई वो एक्सेस ही नहीं हो पा रही। ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी हैं, ठीक है। तो एंटिटी की अगर कंट्रोल में ना हो, देन अगर मैनेजमेंट ने खुद से आपके ऊपर इम्पोजिशन कर दी हो कि नहीं भाई ये डाटा आप नहीं देखेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तीसरा, समटाइम हमारे नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में इस तरह से होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कई दफ़ा गलत टाइम पे हो गई होती है, आप अपॉइंट लेट हुए हैं। याद है ऑडिटर छोड़ के चला गया तो SECP की मुशावरत से नया बंदा लेके आए, अब वो भाई साहब जब आए तो आधा टाइम गुजर चुका था। बहुत सारे वो वाले काम नहीं कर सकता जिससे उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। तो अगर हालात का मसला हो, मैनेजमेंट का मसला हो, या ऑडिटर के अपने प्रोसीजर की इनहेरेंट लिमिटेशन हो, इन सारों में आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिस हो जाता है। Inability does not constitute a limitation अगर auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence by, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, VPN लगा लेता, VPN लगा लेता तो वो उस पोर्टल को एक्सेस कर पाता जहाँ पे इनका सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम पड़ा हुआ था। तो इस तरह से जैसे अगर आपको किसी भी टाइम पे इन दिनों हमारा पोर्टल एक्सेस करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो आपने VPN लगा लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे से ना बड़े अजीब अजीब से तजर्बे कर रही है और वो सारे तजर्बे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और आप सब लोग भी जब लेक्चर को एक्सेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी सर्वर तक रीच कर रहे होते हैं, वो हमारे पास यहाँ थोड़ी पड़ी हुई होती हैं वीडियोज़। तो ऐसे में अगर कभी दिक्कत आ रही हो, स्लो चल रहा हो, डाउनलोड होने में मसला आ रहा हो या कुछ और, तो एक दफ़ा VPN चला के देखिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये इन दिनों थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है और ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी है। तो अगर एक चीज़ नहीं मिली और आप किसी अल्टरनेट तरीके से ले सकते हैं तो वो स्कोप लिमिटेशन नहीं है। तो दूसरा मसला स्कोप लिमिटेशन, पहला मसला मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है और बहुत मटेरियल भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं परवेसिव। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो आप ओपिनियन देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। ये मैप बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पेपर में हम एक सिचुएशन देखें और सिचुएशन देख के हम सही जगह पे पहुंच सकें कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो मटेरियल के केस में ओपिनियन क्या होगा? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब आप कहेंगे एक्सेप्ट फॉर दिस इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग, आपके सारे फाइनेंशियल सही हैं लेकिन किसी एक एरिया में एक मटेरियल मसला आ गया, तो आपने कहा सिवाय उस वाले इशू के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग टू एंड फेयर। तो आपने पूरे फाइनेंशियल्स पे भी कीचड़ नहीं फेंकी और उस इशू को अलग से हाईलाइट भी कर दिया, तो इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर मसला हो परवेसिव किस्म का, परवेसिव आया तो परवेसिव की लगी हाथों डेफिनेशन भी देख लेते हैं। परवेसिव जो किसी एक आध एरिया का मसला ना हो बल्कि पूरे फाइनेंशियल्स का मसला हो, और अगर एक एरिया का मसला हो तो एरिया फाइनेंशियल का सब्सटेंशियल पोर्शन हो। और अगर हम डिस्क्लोजर की बात करें तो वो वाला डिस्क्लोजर जो यूजर्स के लिए फंडामेंटल है उसमें मसला हो। तो परवेसिव कहेंगे ऐसी चीज़ जो फाइनेंशियल्स पूरे पे छा जाए, या अगर किसी एक एरिया की चीज़ है तो वो एरिया पूरे फाइनेंशियल का मेजर एरिया हो, या अगर डिस्क्लोजर हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर हो, जैसे गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर, जैसे एंटिटी का नाम, पूरे फाइनेंशियल सही बने हुए बस एंटिटी का नाम नहीं लिखा हुआ कि किस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, तो फाइनेंशियल्स तो बेकार हो गए। तो परवेसिव कहते हैं किसी संगीन लेवल के मसले को। तो अगर मसला संगीन लेवल का हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उन्होंने झूठ बोला है, अकाउंट्स गलत बनाए हैं, और किस लेवल पर गलत बताए हैं?
परवेसिव लेवल पे, यानी कि फाइनेंशियल्स का एक बहुत बड़ा एरिया। मैं अक्सर रेगुलर क्लास में एग्जांपल देता हूँ मटेरियल और परवेसिव की, कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 100 मिलियन के एसेट्स हैं और 11 मिलियन के एसेट्स की ट्रीटमेंट सही नहीं हुई हुई, तो मैं कहूँगा ये तो क्वालिफाइड मसला है, मटेरियल लेवल का मसला है। मैं कहूँगा सिवाय उन 11 मिलियन के एसेट में वो जो प्रोविजन का मसला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग टू इन फेवर। और अगर मैं कहूँ कि 100 मिलियन के एसेट्स में से 88 मिलियन के एसेट्स में मसला है, उनकी रिकग्निशन गलत हुई हुई है, तो पीछे बचा ही कुछ नहीं है, तो मैं ओपिनियन दे दूंगा एडवर्स। एडवर्स ओपिनियन ये होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ नहीं बने हुए। तो मटेरियल में स्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है और परवेसिव भी। अगर स्कोप लिमिटेशन की बात करें तो वो भी मटेरियल हो सकती है। स्कोप लिमिटेशन के मटेरियल में भी हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं और इसके मटेरियल में भी हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, लेकिन अल्फाज का फ़र्क है। स्कोप लिमिटेशन में अब उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। वो 100 मिलियन में से 11 मिलियन के एसेट जिस जगह पड़े हुए थे, आप जब उसे चेक करने गए तो पता लगा जी वो फैज़ाबाद पे धरने जा रही हैं, इस्लामाबाद में जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है और फलाना इस तरह से हुआ हुआ है, तो अगले कई दिन तक आप एंटर होके नहीं वेरीफाई कर सकते, और आप नहीं कर सके वेरीफाई। 89 मिलियन के एसेट्स आपने वेरीफाई कर लिए हैं, लेकिन 11 मिलियन के कर नहीं सके। अब आप ये नहीं कह सकते कि 11 मिलियन के गलत हैं एसेट्स, और ये भी नहीं कह सकते 11 मिलियन के सही है एसेट, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ वो वाला मसला। आप कहते हैं सिवाय इस मुमकिन इशू के जो उन 11 मिलियन के एसेट में हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग। दोनों में फ़र्क है। यहाँ आपको प्रॉब्लम नज़र आ गया है मटेरियल लेवल का, वहाँ मटेरियल लेवल का एविडेंस तक नहीं पहुँच पा रहे। मिलेगा तो हो सकता प्रॉब्लम ना हो उसमें, तो मैं उसे सही भी नहीं कह सकता, गलत भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर यहाँ परवेसिव लेवल का मसला आ गया, आप याद करें 210 ने कहा था कि अगर आप एक ऑडिट एक्सेप्ट करें और वहाँ इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन हो कि ऑडिट ही ना हो सके, तो क्या करें, विड्रॉ कर लें। तो पहली कोशिश करें कि आप विड्रॉ करें, लेकिन अगर बात बहुत आगे तक जा चुकी है, विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लॉ ने आपको रोक दिया, या प्रैक्टिकेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑडिट गुजर गया, तो मजबूरन दे दें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब वही वाली बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट करने चले थे और 88 मिलियन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनका जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो मुल्क से बाहर है, और मुल्क से बाहर आपको इजाज़त नहीं है जाने की, या मुल्क से बाहर वाला आपके ख़त का जवाब नहीं दे रहा। जब तक वो जवाब नहीं देगा, हमें इस 88 मिलियन आउट ऑफ 100 मिलियन की ओनरशिप पे कंफर्म नहीं होगा। तो एक ऐसा इदारा जिसके 100 मिलियन के एसेट्स में से 88 मिलियन इसके हैं या नहीं, अभी तक ये भी मशकूक है। क्या ओपिनियन दूँ? क्या ये कह दूँ कि झूठे लोग हैं, उन्होंने ख़त जवाब नहीं दिया, हो सकता है जवाब आए तो वो सच कह रहे हो, तो नहीं ये ख़राब है ना ये ठीक है। तो फिर कह दूँ एक्सेप्ट फॉर बस वो 88 मिलियन के एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग, ये भी नहीं कर सकते, डिस्क्लेमर देना पड़ जाता है। वी डू नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन। भाईजान हमको ओपिनियन देने से ही कासिर हैं, हालात वाक़यात इतने ख़राब हो गए हैं कि हम किसी ओपिनियन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो ऐसे में हम डिस्क्लेमर देते हैं। किताब से पूछे तो यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन उन्होंने स्कोप लिमिटेशन पे की है। अगर स्कोप लिमिटेशन हो तो मैनेजमेंट ऑडिटर को चाहिए कि मैनेजमेंट से कहे कि भाई ये लिमिटेशन ख़त्म कर दो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे ख़त्म करना, तो दोस्त गवर्नेंस को शिकायत लगाएं और अल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाएं। अगर ऑडिटर स्टिल उनसे शिकायत करने या अल्टरनेट प्रोसीजर के बाद भी एविडेंस हासिल नहीं कर पा रहा और इफेक्ट परवेसिव है, तो कोशिश करें कि पहले विड्रॉ कर लें अगर प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल हो। लेकिन समटाइम पॉसिबल नहीं होता, लॉ आपको रोक देता है। एससीसीपी ने आपको अपॉइंट किया है, आप कहते हैं मैंने ऑडिट छोड़ना, वो कहता है भाई इतनी मुश्किल से तो एक ऑडिटर हाथ आया, मत छोड़ो, डिस्क्लेमर दे देना, कोई बात नहीं। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। प्रैक्टिकेबल समटाइम पॉसिबल तो होता है विड्रॉ करना, लेकिन आप इतना आगे तक जा चुके हैं कि इस वक्त ऑडिट से विड्रॉ करना या अनविलिंग होने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऑडिट के एंड के ऊपर पहुंचे थे, एंड पे जाके एक अहम एविडेंस मिस हो गया, तो इस वक्त विड्रॉ करने से आपको कोई सियासी फ़ायदा नहीं होगा, तो इस वक्त डिस्क्लेमर ही दे दें। तो डिस्क्लेमर हमारी सबसे आखिरी चॉइस है, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट करने के पैसे लेता है, और ऑडिट किस लिए किया जाता है, ताकि ऑडिटर को ओपिनियन दे सके। और डिस्क्लेमर में ऑडिटर एक चीज़ नहीं दे रहा, ओपिनियन, जिसके उसने पैसे लिए हैं। तो ये बड़ी बुरी बात है कि ऑडिटर ने जिस काम के पैसे लिए थे बाय द एंड वही काम उसने नहीं किया।
तो ऑडिटर कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि कितना गलत ऑडिटर है, पैसे ले के भी ओपिनियन नहीं दिया। तो अगर कभी इतनी संगीन सिचुएशन होगी तो पहले वो कोशिश करेगा विड्रॉ करने की, लेकिन अगर विड्रॉ करना प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल ना हुआ, पॉसिबिलिटी का ताल्लुक लीगल पॉसिबिलिटी से है, प्रैक्टिकेबिलिटी का ताल्लुक नॉर्मली स्टेज ऑफ कंप्लीशन से होता है कि उस वक्त जब बहुत ही आगे चली गई तो उस वक्त विड्रॉ करने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर मजबूरन क्या करें, डिस्क्लेमर दे दें। अब आपने अपनी रिपोर्ट में जो चेंजेस लेके आए वो ये सारी चेंजेस हैं। ये ओवरऑल मैप आपकी मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से, या मटेरियल में स्टेटमेंट था या इनेबिलिटी थी। मटेरियल हो तो ये ओपिनियन था, परवेसिव है तो ये ओपिनियन, ये मटेरियल था तो ये ओपिनियन, और परवेसिव था तो ये ओपिनियन। अब स्टैंडर्ड बताएगा कि हमारी रिपोर्ट पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला फ़र्क पड़ेगा हमारे ओपिनियन। अभी 700 की रिपोर्ट पड़ी थी, उसकी रिपोर्ट में हमारा ओपिनियन बदल जाएगा। ओपिनियन की हेडिंग हो जाएगी क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, फलाना फलाना, और अल्फाज क्या होंगे क्वालिफाइड ओपिनियन के, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन। नीचे वही दो पैरा हैं जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं ओपिनियन के। एडवर्स में आप कहेंगे बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली या हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड। नेगेटिव वर्ड्स हो गए, पीछे वाले पॉजिटिव थे, हैव बीन प्रिपेयर्ड या गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्क्लेमर के अल्फाज नहीं है, आप कहेंगे हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर की वजह से हम एविडेंस हासिल कर ही नहीं सके, हालांकि हम तो ऑडिट करने आए थे। तो आप बताते मैंने ओपिनियन नहीं दिया क्योंकि मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, हालांकि मैं तो ऑडिट करने आया था। ये स्टैंडर्ड की तरतीब है, लेकिन अगर इसको समझना हो तो उसको हम रिवर्स पढ़ सकते हैं। मैं तो ऑडिट करने आया था, मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। तो पहला फ़र्क आ गया ओपिनियन के अंदर। अगला फ़र्क आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन, उसके अल्फाज भी बदल जाएंगे। वो बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर, फिर उसके अंदर डिस्क्रिप्शन आएगी उस मैटर की कि मामला क्या है, मैं रिपोर्ट क्यों ख़राब कर रहा हूँ जी, इन्वेंट्री का मसला था जी, IS 2 का मसला था, IS 37 का मसला था। आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, क्वांटिफिकेशन देंगे। अगर आप रुपए पैसे बता सकते हैं ना कि कितने रुपए का मसला है तो वो भी बताएंगे, नहीं बता सकते तो कहें भाई मुझे भी क्वांटिफिकेशन नहीं पता लेकिन मसला बड़ा संगीन नौइयत का है। अगर डिस्क्लोजर का मसला है तो आप वो डिस्क्लोजर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन सा डिस्क्लोजर उन्होंने ओमिट किया है। वो डिस्क्लोजर आप खुद देंगे, लेकिन आपको पहले मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि वो डिस्क्लोजर मुझे दो, चूँकि डिस्क्लोजर बनाना उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं उनसे डिस्क्लोजर लेके उसमें डाल दूंगा, और अगर डिस्क्लोजर बहुत लंबा चौड़ा हुआ तो मैं रिपोर्ट में नहीं डालूंगा, मैं बता दूंगा कि फलाना स्टैंडर्ड का वो वाला बहुत बड़े वाला डिस्क्लोजर इन्होंने मिस कर दिया है। अगर एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो और उसी फाइनेंशियल में एक बड़े लेवल का मसला और भी हो, मुझे एक मसला नज़र आया 88 मिलियन का जिसकी वजह से मुझे डिस्क्लेमर देना है, लेकिन मुझे एक और 11 मिलियन का मसला नज़र आया जिसकी वजह से मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देता, तो कौन सी ओपिनियन दें? बड़ी वाली। डिस्क्लेमर या एडवर्स बड़ी वाली ओपिनियन है और क्वालिफाइड, तो ओपिनियन तो दें बड़ी वाली, लेकिन छोटे इशू को पी नहीं जाना। बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में उस अकेले इशू का भी जिक्र करना है जो अपने अंदर इस काबिल था कि अगर आप डिस्क्लेमर ना भी देते तो भी आपने रिपोर्ट साफ तो नहीं देनी थी। तो ये कहते हैं कि इवन इन केस ऑफ एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन ऑडिटर शैल डिस्क्राइब द रीजन फॉर एनी अदर मैटर दैट वुड हैव रिक्वायर्ड अ मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। कोई और मैटर जो ओपिनियन की मॉडिफिकेशन रिक्वायर कर सकता था आप उसका भी जिक्र करते हैं। क्या 705 की सारी कहानी समझ आ रही है? अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चेंज करना है। क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर थोड़े से अल्फाज बदलने हैं। आपने कहना है कि ऑडिटर बिलीव ऑडिट एविडेंस ऑडिटर हैज ऑब्टेन इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिटर्स। क्योंकि पहले आप क्या कहते थे, हमने इतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल किया है कि हम साफ ओपिनियन दे सकें। अब आप कहेंगे हमने इतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल किया है कि हम ख़राब ओपिनियन दे सकें। अगर की ऑडिट मैटर हो और डिस्क्लेमर भी मौजूद हो तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ने कहा कि आप दोनों इकट्ठे नहीं दे सकते, डिस्क्लेमर आ जाएगा, की ऑडिट मैटर खाया जाएगा। की ऑडिट मैटर और डिस्क्लेमर साथ साथ नहीं चल सकते। यहाँ लगे हाथों थोड़ी सी कनेक्टेड डिस्कशन भी कर लें। अगर रिपोर्ट ऑलरेडी ख़राब है और हम की ऑडिट मैटर भी देना चाह रहे हैं, अगर रिपोर्ट ऑलरेडी ख़राब है और हम
की ऑडिट मैटर भी देना चाह रहे हैं। की ऑडिट मैटर तो साफ रिपोर्ट में नहीं आता था। की ऑडिट मैटर साफ इशू होता है बट साफ रिपोर्ट में भी आ सकता है, खराब रिपोर्ट में भी। अभी तक हमने अजम्पशन क्या ली थी, रिपोर्ट साफ है। अब अगर रिपोर्ट खराब हो और की ऑडिट मैटर भी डालना है तो की ऑडिट मैटर अपने अंदर भी तो एक अहम मैटर है। अब फर्ज करें आपका की ऑडिट मैटर इस दफ़ा कोई ना बन रहा हो और रिपोर्ट पे एडवर्स ओपिनियन डला हुआ हो, और की ऑडिट मैटर में आप पता है क्या लिख रहे हो, देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंट मैटर टू डिस्कस विद यू, और थोड़ा सा ही पीछे आपने कहा हो कि बकवास बने हुए फाइनेंशियल्स, तो अजीब सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सिवाय उस एडवर्स ओपिनियन के हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। यानी अब आप इशारा दे देंगे कि हमारे पास तो नहीं है लेकिन एक बड़े वाले अंकल किसी और जगह पे मौजूद है। तो अगर आपकी रिपोर्ट ऑलरेडी खराब हुई हो किसी वजह से और आपका की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ है तो आपने बड़ा एहतियात करना है। की ऑडिट मैटर नहीं है तो कहना है उसके अलावा कोई इशू नहीं है। अगर की ऑडिट मैटर भी हो तो उसके अल्फाज लिखते हुए इतनी एहतियात करनी है कि कहीं यूज़र कंफ्यूज ना कर दे उसको उस खराब ओपिनियन के साथ। उधर आपने एडवर्स ओपिनियन दी और इधर एक मैटर को इतनी डिटेल से बताया, इतनी डिटेल से बताया कि यूज़र समझेगा कि शायद ऑडिटर को गुस्सा ही था तो एडवर्स ओपिनियन दिया, वरना तो उसको बहुत डिटेल से चीज़ें पता लग रही थी। तो डिस्क्लेमर में तो उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता लगा और एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे बहुत कुछ पता है। तो डिस्क्लेमर और की ऑडिट मैटर इकट्ठे नहीं आएंगे और एडवर्स और की ऑडिट मैटर इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन अल्फाज बड़े ध्यान से रखने होंगे कि कहीं यूज़र मिसलीड ना हो जाए, वो फाइनेंशियल्स को ज़्यादा क्रेडिबल ना मान ले। ये बात समझ आई। एक छोटी सी एक्सेप्शन 705 की और यहाँ 705 ख़त्म हो जाता है। मटेरियल अनसर्टेनिटी। आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब देना होता है जब बहुत बड़े लेवल का ऑडिट एविडेंस आपको ना मिला हो। जब बहुत बड़े लेवल का ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिला तो आपने क्या करना है, डिस्क्लेमर दे देना है। लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर आप ऑडिट करने जाएं और ऑडिट में मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हो, बहुत ज़्यादा अनसर्टन इश्यूज़ हो और वो अनसर्टन इश्यूज सारे के सारे आपस में कनेक्ट भी हुए हुए हों, अगर वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं और वो मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हैं और अगर वो इकट्ठे एग्जीक्यूट हो गए तो शायद कंपनी ही तबाह हो जाए। आप एक जगह गए, आपको पता लगा कि इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो अपना पैसा वापस निकालना चाह रहे हैं। आपने पूछा क्यों निकालना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा किसी भी वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आ जाए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो अपने पैसे निकाल के चले जाएंगे। आपने कैसे कितने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा 12 में से 11। उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 98.6%। क्या वो सारे भाग जाएंगे? उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट की आवाज़ ना आई तो एक भी नहीं भागेगा। आपने कहा अगर डिफ़ॉल्ट की आवाज़ आ गई उनका सारे भाग जाएंगे। तो ये मल्टीपल अनसर्टेनिटी है लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है। अगर एक अनसर्टेनिटी एक भी भाग गया सारे भाग जाएंगे, और अगर एक भी टिक गया कि सब सही है, तो ऐसे में आप अगर साफ ओपिनियन दें एवरीथिंग ओके और 2 दिन बाद कंपनी बंद हुई भी हो तो लोग कहेंगे ऑडिटर को समझ ही नहीं आया कि गोइंग कंसर्न तब हो रही थी। और अगर आप इस वक्त कहें इस कंपनी की गोइंग कंसर्न आउट हो रही है तो ये भी खतरनाक है। क्या वो भाग गए? पता नहीं डिफ़ॉल्ट होता है या नहीं होता मुल्क। तो अगर आप खुद ही से कहते हैं कि ये लोग भागने वाले हैं तो कहेंगे इतना तो हमें यकीन नहीं है अपने भागने पे जितना हमारे ऑडिटर को यकीन है। तो ऑडिटर फंस गया। वो ये भी नहीं कह सकता गोइंग कंसर्न आउट है, वो ये भी नहीं कह सकता फाइनेंशियल सही बने हुए हैं। स्टैंडर्ड ने उसे इजाज़त दी है भाई तुम डिस्क्लेम कर दो, तुमको मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, मामला बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं। वो नहीं होता कई दफ़ा किसी बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ख़तरनाक सा सवाल पूछ लेते हैं, वो उसका नेगेटिव जवाब भी नहीं देना चाहता और पॉजिटिव देने पे उसका दिल मानता नहीं है। तो वो कहते हैं जी आपका सवाल बड़ा अहम है, आगे चलते हैं, ठीक है। या इस वक्त करंटली मेरे पास इतना डाटा नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई बेहतर सी राय दे सकूं, तो आप जान छुड़ाते हैं। तो वही जान छुड़ाना है। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हो और ऑडिटर कंक्लूड करे कि ये पॉसिबल नहीं है कि ओपिनियन बनाए, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज़, पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इतना ज़्यादा है और उनका टोटल जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि ऑडिटर घबरा जाता है। फिर वो क्या करता है,
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है। बात क्लियर है? तो हमने रेगुलर क्लास में इसकी एग्जांपल देखी थी कि एक रेस्टोरेंट से जो है वो एक बंदे ने केस किया हुआ है कि जिस रेस्टोरेंट से खाना खा के मेरे रिश्तेदार को फूड पॉइजनिंग हो गई फलाना तारीख को, एंड उसी तारीख का एक और केस भी है। पता लगा एक ऐसी तारीख है जिस पे 37 केस आए हुए हैं और सब के सब ये कहते हैं कि खाना सब स्टैंडर्ड था। अगर उस दिन ये एक भी केस हार गए ना खाने ख़राब क्वालिटी का, तो सारे केस हार जाएंगे, और सारे केस हार गए तो इदारा ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हैं, आपस में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी आप जीते या हारे नहीं है। तो मल्टीपल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो अभी कंफर्म नहीं है, हो गई तो तबाही फेर देगी, नहीं हुई तो सब कुछ सही है। तो ऑडिटर डर के मारे क्या कर सकता है? डिस्क्लेमर दे दे। क्या ये मैप पूरा समझ आया? समझ आ ही नहीं सकता, पूरा तो अभी हुआ ही नहीं। अभी तो वो कुछ खाने रहते हैं, कहाँ के खाने रहते हैं? 706। ये कौन सा एरिया कहलाता है? अदर मॉडिफिकेशन। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ बुराई नहीं कर रहे आप ये नहीं कह रहे अकाउंट्स में मसला है, आप ये नहीं कह रहे कि मुझे एविडेंस नहीं मिला, आप ये नहीं कह रहे मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, सिवाय उसके मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, आप कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑडिट से रिलेटेड भी। तो हो सकता है आप अपनी रिपोर्ट में उनके अकाउंट्स में मौजूद किसी चीज़ को इशारा करना चाहते हो या उसको हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यूज़ करें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। और हो सकता है कि आप इशारा देना चाहते हो ऑडिट के किसी इशू की तरफ, तो आप डालेंगे अदर मैटर पैरा। तो साफ रिपोर्ट या ख़राब रिपोर्ट, दोनों में ये दोनों मैटर्स आ सकते हैं। ये मैटर डालने से ओपिनियन ख़राब नहीं होती, ओपिनियन ख़राब नहीं होती, लेकिन तो इससे रिपोर्ट मॉडिफाई होती है, इससे ओपिनियन भी मॉडिफाई होती है, रिपोर्ट भी मॉडिफाई होती है। तो रिपोर्ट मॉडिफाई बुरा वर्ड नहीं है, रिपोर्ट मॉडिफाई का मतलब है रिपोर्ट अपनी बेसिक पैटर्न से हट गई। ओपिनियन मॉडिफिकेशन असल बुरी बात है। अदर मॉडिफिकेशन का तो मतलब है आप कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप एक पैराग्राफ ऐसा डालें जो एक मैटर को, बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, बहुत ही छोटा सा, अगर एक मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्कस हुआ है फाइनेंशियल में और आप उसको हाईलाइट करते हैं, तो ये बन जाएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन ऑडिटर का दिल करता है कि वो बड़ी अहम बातों को हाईलाइट कर दे। बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो क्या चाहता है? किसी अहम बात को हाईलाइट कर दे। तो वो अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर देगा फाइनेंशियल में मौजूद उस डिस्क्लोजर का। वो कहेगा वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स नोट नंबर फलाना। तो फाइनेंशियल में अगर 50 नोट डले हुए हैं, उनमें से एक नोट ने बताया कि ईयर एंड के बाद एक बिल्डिंग जल गई थी और उस बिल्डिंग का इतना इम्पैक्ट आया था, तो शायद यूज़र उस नोट नंबर 32.1 तक ना पहुंच सके। तो ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड नोट नंबर 32.1, जहां बिल्डिंग के जलने का जिक्र है। ये कहने के बाद आखिरी जुमला कहना है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। हम मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे, लेकिन वो जुमला पढ़ जरूर लेना जाके। तो अगर फाइनेंशियल में कोई बहुत अहम डिस्क्लोजर है और मैनेजमेंट ने दिया हुआ है आपके कहने पे, और आप चाहते हैं कि आप उसको बहुत प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करें, तो आप क्या यूज़ करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। बात समझ आई? तो इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हो सकती हैं। किताब ने एग्जांपल दी, कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट है वो हुआ, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जल्दी से अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा डिजास्टर है जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट हुआ, कोई भी ऐसा नोट जो बड़ा अहम है। इसमें और क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या फ़र्क है? क्या आपको उसको उस नोट से मसला है? मसला नहीं है। फिर क्या चाह रहे हैं आप? आप चाह रहे हैं वो नोट ज़रूर पढ़ा जाए। तो जब आप नोट की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। जी, तीसरी एग्जांपल मेजर डिजास्टर है जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल पोजीशन पे बड़ा इम्पैक्ट आया है। जी, अब आफ्टर ईयर एंड की तो पीछे भी हमने एग्जांपल देख ली, बिफोर ईयर एंड भी हो सकता है। भाई कंपनी वाले तो पिछले अकाउंट्स देखते आ रहे हैं। इस दफ़ा एक बहुत बड़ा लॉस था, कंपनी ने बड़ा तसल्ली से उसका जिक्र किया है नोट नंबर 26.3 में। तो ऑडिटर ने सोचा ज़रा सबको बता दूं कि वो नोट बड़ा अहम है। तो इसमें और क्यूअर्ड मैटर में क्या फ़र्क हुआ?
की ऑडिट मैटर में पूरा वाकया था, पूरा किस्सा आपने लिखा था, बताया था, डिस्कशन हुई थी, सारा कुछ है, पता नहीं अकाउंट्स में लिखा हुआ भी था या नहीं लिखा हुआ था। एम्फेसिस में कोई लंबी कहानी नहीं है, कोई लंबी स्टोरी नहीं लिख रहे, कोई लंबे चौड़े वाकयात नहीं हुए, सिर्फ फाइनेंशियल में लिखी हुई एक चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। रेगुलर क्लास होती तो हम बड़ा लहक के इसके 5-6 डिफरेंसेस पे बात करते, लेकिन वक्त थोड़ा कम है, मुकाबला सख्त है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का। ऐसा नहीं है कि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देनी थी तो सोचा एम्फेसिस दे दें। ये डिस्क्लोजर का वो नहीं है अल्टरनेट, और ना ही ये 570 का जो गोइंग कंसर्न वाला इशू है ये उसका सब्स्टिट्यूट है। ये भी हमने पढ़ाई नहीं किया होता है तो ज़िंदगी आसान है। मैटर हाईलाइटेड मस्ट नॉट बी अ मैटर जो कि 701 का है, तो ये 701 का वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ये किसी डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और 570 का पता नहीं कौन सा इशू है ये उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रेजेंट कैसे करेंगे? सेपरेट सेक्शन बनाएंगे, सेपरेट सेक्शन की हेडिंग के अंदर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर और उसके साथ कुछ और भी लिखना चाहें तो लिखेंगे, और फिर खास तौर पे रेफरेंस दे देंगे कि आप कौन से मामले को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने ऑडिट की किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो क्या होगा? अदर मैटर। आप अपने ऑडिट के बारे में, अपनी जिम्मेदारी के बारे में, अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इसकी बड़ी टिपिकल एग्जांपल होती है कि आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी स्कोप लिमिटेशन नज़र आ गई, आप विड्रॉ करने लगे, एससीसीपी ने कहा नहीं विड्रॉ नहीं करना, नहीं किया मजबूरन, एंड पे डिस्क्लेमर दे दिया, सारे लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी, कहा यार बड़ा फजूल ऑडिटर था, विड्रॉ करके चला जाता अगर शुरू में पता लग गया था। अब आपका दिल कर रहा है आप अपने बारे में लोगों को बताएं कि क्या हुआ था। तो अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ सफाई देना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी के बारे में कुछ बताना चाहता है, अपने ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो वो क्या यूज करेगा? अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ भी सब्स्टिट्यूट अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं, और ना ही ये 701 का सब्स्टिट्यूट है। इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे है कि आप सेपरेट सेक्शन बनाएंगे, लेकिन इसमें आप अदर मैटर की हेडिंग यूज करें या कोई भी हेडिंग यूज कर लें, उधर एम्फेसिस ऑफ मैटर के अल्फाज लिखने जरूरी थे। अगर एक ही रिपोर्ट में अदर मैटर भी हो, की ऑडिट मैटर भी हो, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी हो, तो ऊपर कैसे दिखाएं, नीचे कैसे दिखाएं? जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़्यादा ऊपर नज़र आएगा, जो कम ज़रूरी है वो नीचे। और फिर आप हेडिंग्स को सेग्रीगेट कर देंगे कि ये की ऑडिट मैटर है, ये एम्फेसिस ऑफ मैटर है, और ये अदर मैटर है। तो अब पेपर में यू आर एक्सपेक्टेड कि आप गए और आपको उन्होंने कहा एक ऑडिटर फर्म के सामने ये 2-3 सिचुएशंस आई हैं, उनमें से कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें सब सही चल रहा होगा लेकिन बड़ा अहम डिस्क्लोजर होगा, तो आप घूमते घूमते एम्फेसिस की तरफ चले जाएंगे। एक जगह वो आपको बताएंगे कि एक आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उनसे झगड़ा हो गया IS 2 के ऊपर, तो बताओ अब ऑडिटर क्या करेगा? तो वहाँ आप फिर क्वालिफाइड ओपिनियन या हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन परवेसिव की तरफ भी चले जाएं। तो इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि ड्राफ्टिंग का सेशन अलग से है, अदरवाइज मैं फिर आपको बताता कि ये स्टेप बाय स्टेप आपने सवाल को कैसे करना है। तो किसी भी दिन अगर आप ड्राफ्टिंग का सेशन मिस कर जाते थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप तौबा कर लीजिएगा, लेकिन आज का ड्राफ्टिंग सेशन बिल्कुल नहीं मिस करने वाला, क्योंकि आपने फिर ये समझना है कि पेपर में अगर एक साथ सिनेरियो आ जाए तो आपने इस मैप से किस तरह से घूमते घूमते सही जगह तक पहुँचना है। ठीक है, एक बस आखिरी सवाल लेते हैं और आपकी जहमत तमाम करते हैं। मल्टीपल अनसर्टेनिटीज में सिर्फ गोइंग कंसर्न नहीं, कई तरह के इशू हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जा रही होती है। ठीक है जी, सवाल का आंसर हो गया। दूसरा सवाल जो है ना, अब अगर दोबारा मौका मिला तो देख लेंगे, क्योंकि अगले बच्चे भी मारेंगे। पहले खवातीन अगर निकल के जा सके, थोड़ा सा अगर हम एहतराम